Hey, hello children. In this video, we will do all the question and answers of your Honeycomb book lesson 2, A Gift of Chocolates. Okay. Now, first is comprehension check है बच्चों आपका जिसका first question है What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? मीनू ने कौन सा सीक्रेट शेयर किया था मृदु के साथ जब वो घर के बैकयार्ड में थे, घर के पीछे। मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन। मीना ने शेयर किया था कौन सा राज? बिल्ली के बच्चे का। दैट दे हैव फाउंड, जो उनको मिला था इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, जो उनको उनके घर के बाहर मिला था। एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड, और उन्होंने उसे कहाँ रख लिया था? अपने घर के पीछे। नेक्स्ट है हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किटन। अब जो रवि था वो बिल्ली के बच्चे के लिए मिल्क कैसे लेकर आया था? रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि रसोई में से बिल्ली के बच्चे के लिए वो दूध लेकर आया था, सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। उसने कहा, क्या कहा था अपनी दादी से? कि वो बहुत भूखा है। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव, और उसने प्रूव करने के लिए उस दूध का काफी हिस्सा, मतलब काफी सारा दूध पी लिया था। पाती दैट ही वॉज इंडीड हंग्री, ताकि पाती को, उसकी दादी को बिलीव हो जाए, यकीन हो जाए कि वो सच में भूखा है। ही देन ब्रिंग्स द टम्बलर इन द बैकयार्ड एंड एम्प्टीज इन द कोकोनट शेल। और उसके बाद वो दूध का गिलास लेकर के घर के पीछे गया था जल्दी से भाग के, और जो नारियल का खोल था उसमें उसने उस दूध को डाल दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से वो बिल्ली के बच्चे के लिए दूध लेकर आया था। ठीक है, अगला है Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? अब वो बोल रहे हैं कि Who does he say, ये किसने कहा था kitten's ancestors are, कि वो किटन के एंसेस्टर्स हैं। डू यू बिलीव हिम, क्या आप इस चीज पर बिलीव करते हो? तो ये चीज किसने कही थी कि वो वंशज है पल्लव किंग का, है ना? तो हमसे ये पूछा गया है, ये किसने कहा था? रवि ने, कि वो किसी पल्लव किंग की एंसेस्टर है ना, उसकी जो बिल्ली है। द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच हैज द एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो कि पल्लव राज्य का, पल्लव साम्राज्य के महाबलीपुरम राजा की बिल्ली थी, यानी उनका एम्बलम था, उनका चिन्ह था। फिर हम इस चीज को ना एक तरीके से लिख सकते हैं कि नो आई डोंट बिलीव हिज हिस्ट्री, बिकॉज क्योंकि एक तो रवि ने अब उस महाबलीपुरम और पल्लव राज्य, पल्लव डायनेस्टी के बारे में जो भी देखा समझा, है ना, शायद उसको उसमें कोई भ्रम हो। क्योंकि पल्लव मतलब एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानना इज नॉट अ बैड थिंग, बट मतलब वो अपनी बिल्ली को उससे कंपेयर कर रहा था, वो उसकी एक इमेजिनेशन थी, इट्स नॉट अ ट्रूथ, वो सच नहीं था, है ना। लेकिन वो उसको देखने से वो वैसी लग रही थी, बट एक्चुअल में वैसा था नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रवि सेड द किटन्स ancestors were the line of the Pallav king. The Mahabalipuram Rishi cat which has the emblem of the Pallava dynasty. तो आप लास्ट में लिख सकते हो नो आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ravi has a lot to say about MP Punae. This shows that which of these statements do you agree and disagree to? अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि रवि जो था उसके पास एमपी पुनाई के लिए कहने को, मतलब एमपी पुनाई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था, है ना। ये क्या शो करता है कि जैसे इसमें से हम पहला देखते हैं, ही इज मैली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। क्या वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था? दूसरे में है हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, क्या उसको हिस्ट्री की नॉलेज नॉलेज जो थी वो अच्छी थी उसकी? ही हैज अ रिच इमेजिनेशन, क्या उसकी एक इमेजिनेशन की जो पावर थी वो रिच थी? ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, क्या वो इंटेलिजेंट बच्चा था एक?
तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि ऐसा क्यों था। तो बच्चों आप ये लिख सकते हो ना कि लाइक एक तो वो इंटेलिजेंट था, है ना, उसकी इमेजिनेशन अच्छी थी। अब ये सब इंटेलिजेंट है, इमेजिनेशन है, तो उसको नॉलेज भी थी हिस्ट्री की, क्योंकि हमने जैसा कि स्टोरी में देखा उसे अच्छे खासे नाम, है ना, एंशियंट टाइम से रिलेटेड याद थे, तो उसको उसने पढ़ा था और वो गया भी था महाबलीपुरम। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक तो उसको नॉलेज थी हिस्ट्री की, है ना, इमेजिनेशन उसकी अच्छी थी, जिस वजह से उसको लग रहा था कि जो उसने स्टैचू में बिल्ली और जो एम्बलम देखा था कुछ लायन का, है ना, महाबलीपुरम का, तो पल्लव किंग जो देखा था उसने पल्लव डायनेस्टी का, है ना, तो वो इमेजिन कर रहा था कि शायद उसकी जो बिल्ली है वो उन्हीं के ही डिसेंडेंट की है, उन्हीं के वंशज की है ना, तो वो इंटेलिजेंट भी था। तो आप लिख सकते हो कि रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाय, दिस शोज दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, मतलब उसे हिस्ट्री की नॉलेज थी, वो उसकी इमेजिनेशन रिच थी, और वो इंटेलिजेंट बच्चा भी था एक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। अब जो म्यूजिक मास्टर थे जब वो बजाते थे, है ना, वायलिन प्ले करते थे, तो बहुत ही एकदम सूदिंग साउंड आता था। तो ये क्या मतलब शो करता है, देखो, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। अब जो म्यूजिक मास्टर थे वो बहुत ही एकदम सटल तरीके से उसको प्ले करते थे, है ना, ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लगता है कि वो एकदम ट्रैक पे चलती हुई ट्रेन की तरह बिल्कुल स्मूथली उसको प्ले कर रहे हैं, राइट। तो मतलब एकदम मेलोडी आती थी उनके उसमें जब भी वो बजाते थे। फिर उसके बाद है had the beggar come to रुकुमणि's house for the first time, give reasons for your answer। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो बेगर था, जो भिखारी था, क्या वो पहली बार आया था रुकुमणि के घर पे, और इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो पहले तो हम बताएंगे कि क्या वो पहली बार आया था रुकुमणि के घर पे, तो हम लिखेंगे नो, नहीं, द beggar हैज बीन कमिंग टू रुकुमणि's हाउस फॉर लास्ट 1 week। जो भिखारी था वो पहली बार नहीं आया था, बल्कि वो पिछले 1 हफ्ते से उसके घर पर आ रहा था, राइट। द beggar himself confirms, और ये चीज उस भिखारी ने खुद कबूली थी, ये कहते हुए, this saying that he has survived for a week because of रुकुमणि's kindness। और उसने ये बात खुद कबूली थी ये कहते हुए कि वो अभी तक जो जिंदा है वो रुकुमणि के अम, दयालु, मतलब वो उसके ऊपर दयालु रही थी, है ना, उसकी दयनीयता की वजह से, उसकी काइंडनेस की वजह से वो अभी तक जिंदा है, मतलब सरवाइव कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुकुमणि's mood? अब जब रुकुमणि के आईब्रोज के बीच में एक वी शेप्ड लाइन आ गई थी, तो ये जब वो वी शेप की लाइन आई तो ये क्या शो करता है कि रुकुमणि का जो मूड था वो कैसा था। तो हम लिखेंगे कि वो बहुत गुस्से में थी, है ना, वो उन बच्चों से पूछ रही थी कि क्या तुमने घर में किसी को आज छुप कर आते हुए देखा है, लेकिन बच्चों ने कोई जवाब दिया नहीं था। फिर उसने जब दूसरी बार गुस्से में पूछा था तो उसके आईब्रोज के बीच में वी शेप्ड लाइन आ गई थी, है ना। तो ये क्या सजेस्ट करता है हमको कि वो गुस्से में थी, वो एंग्री थी, और अपना जो टेम्पर है वो बच्चों पर लूज कर रही थी, बच्चों पे निकाल रही थी, राइट। तो हम लिखेंगे द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट दैट रुक्कुमणि वाज वेरी एंग्री एंड वाज अबाउट टू लूज हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन। ठीक है। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। जैसे फर्स्ट है रवि कंपेयर्स लल्ली प्लेइंग द वायलिन टू। अब जब लल्ली प्ले कर रही थी वायलिन तो
सभी को ही वो बेसुरा लग रहा था, है ना, डिरेलिंग जैसा लग रहा था। तो रवि ने क्या, किससे कंपेयर किया था उसको, उसको ट्रेन से कंपेयर किया था ना, कि जो उसका साउंड है, जो वो बजा रही है, जो प्ले कर रही है वायलिन, उसका जो साउंड निकल के आ रहा है वो बिल्कुल ही डी रेलिंग है, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल ऑफ ट्रैक है, जैसे ट्रेन पटरी से उतर गई है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी रेलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइंग टू हाइड beneath द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। अब महेंद्रन जो थी, साउंड सुन के वो क्या कर रही थी, जो चिल्ली ट्रे थी उसके नीचे वो छुपने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो फिर क्या हुआ था महेंद्रन को, जब वो ट्राई कर रही थी हाइड होने के लिए, तो कुछ चिल्लीज उसके ऊपर गिर गई थी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, टिप tipped a few chilies over himself, उसके ऊपर वो गिर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लल्ली। अब जो म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने कुछ नोट्स प्ले करे थे, है ना, वायलिन पे। तो लल्ली ने क्या करा था, उसे कॉपी करने की कोशिश करी थी, है ना, वो भी बिल्कुल वैसे ही बजाने की ट्राई कर रही थी। तो हम क्या लिखेंगे, stumbled behind him on her violin। ठीक है, नेक्स्ट है द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। जो भिखारी था उसने कहा था कि इस घर की औरतें क्या है, काइंड है ना, दयालु है। और उसने आगे क्या कहा था कि वो उन्हीं की दयनीयता की वजह से, है ना, उन्हीं के दयालुपन की वजह से वो अभी तक, मतलब एक हफ्ते से सरवाइव कर रहा है ना, उनके दिए हुए खाने की वजह से वो एक हफ्ते से ही जी रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाउस होल्ड have been very generous and helped him to survive for a week। नेक्स्ट है आफ्टर द लेसन वॉज ओवर। जब लल्ली का लेसन ओवर खत्म हुआ था, द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लल्ली इफ। तो म्यूजिक टीचर ने उससे क्या पूछा था कि अगर तुमने मेरी चप्पल देखी है ना, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। जब विंडो से बच्चों ने म्यूजिक टीचर को देखा था तो उन्हें वो कैसे लगे थे। हमें यहाँ पे म्यूजिक टीचर को डिस्क्राइब करना है। तो हम लिखेंगे द म्यूजिक टीचर हैड अ लीन बोनी पर्सनैलिटी। मतलब जो म्यूजिक मास्टर थे उनकी जो बॉडी थी, जो पर्सनैलिटी, वो कैसी थी, वो बहुत ही दुबले पतले से थे। ही वॉज सिटिंग विद हिज बैक अगेंस्ट द विंडो ऑफ द रूम। अब वो कैसे बैठे थे, वो खिड़की की तरफ अपनी पीठ करके बैठे थे, है ना। वेयर ही वॉज टीचिंग वायलिन टू लली, जहाँ वो लली को वायलिन बजाना सिखा रहे थे। ही वॉज बाल्ड एंड हैड सम ऑयल हेयर अराउंड हिज ईयर्स। और उनके जो, मतलब बीच में से वो कैसे थे, गंजे थे, और उनके कानों के पास से जो बाल जा रहे थे और जो पीछे उन्होंने टाई किए हुए थे वो कैसे थे, उसमें उन्होंने अपने काले बालों में तेल लगाया हुआ था, उनको टाई किया हुआ था, है ना, बांधा हुआ था। ही वॉज वियरिंग एन ओल्ड फैशन टफ्ट। है ना, यहाँ पे क्या आया कि उन्होंने अपने बालों की क्या बना रखी थी, गुच्छा बना रखे था, इट मीन्स कि बांधे हुए थे। एंड हैड अ गोल्ड चेन राउंड हिज नेक, और अपने गले में उन्होंने सोने की चेन डाली हुई थी, राइट।
Next is, what makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? अब मृदु ने ये कैसे सोचा था, ये निष्कर्ष उसने कैसे निकाला कि जो भिखारी है उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं? तो हम इसमें लिखेंगे, द जब बैगर ने उसको अपने पैर दिखाए थे बच्चों को, है ना, द बैगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन, जब भिखारी ने अपने पैर उन बच्चों को दिखाए, देयर वर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट व्हिच मेड मृदु कंक्लूड दैट ही डिडंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। तो उसके पैरों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उसमें छाले पड़े हुए थे, पूरा एकदम लाइक रेडनेस हो रही थी उसमें, बिल्कुल लाल लाल हो रहे थे वो जल करके। तो इसलिए मृदु ने सोचा कि शायद इनके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न? उसने अपना कंसर्न दिखाते हुए, अपनी एक मतलब दया दिखाते हुए उसने क्या सजेस्ट करा था कि उनकी किस तरह से हेल्प करी जाए? उसने कहा था, मृदु वॉज कंसर्न अबाउट द बेगर, वो बेगर भिखारी के प्रति क्या हो गई थी, कंसर्न हो गई थी। शी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बेगर, उसने ये सुझाव दिया था कि भिखारी को एक पुरानी जोड़ी चप्पल देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हैव यू चिल्ड्रन? शी began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda? अब ये वाला किस्सा आपको याद होगा जब आपने ये चैप्टर पढ़ा कि जब वो बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे शांति से, तो रुकुमणि उनके पास आई थी, है ना, और वो उनसे पूछ रही थी कि क्या तुमने किसी को वेरांडा में चुपके से आते हुए देखा है ना। लेकिन पहले तो वो जब वो आई थी तो वो उनसे पूछना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डाउट भी हो गया था कि बच्चे शायद कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, है ना। तो एक एक इसी स्टेटमेंट पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट है इसका, व्हाट डू यू थिंक रुकुमणि रियली वांटेड टू आस्क? अब यहाँ पर आपको बताना है कि रुकुमणि जो थी वो एक्चुअली बच्चों से क्या पूछना चाह रही थी। वो बच्चों से पूछना चाह रही थी कि उन्होंने उन चप्पलों के संग क्या करा है, क्योंकि उसे डाउट हो गया था, क्योंकि वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। रुकुमणि wanted to ask the children what they have done with the chappals. Next is, why did she change her question? जब बच्चों रुकुमणि ने बच्चों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा था तो वो उनसे पूछने आई थी चप्पलों के बारे में, है ना, लेकिन उसने अपना जो सवाल है वो चेंज कर दिया था, है ना। तो हमें बताना है कि उसने अपना सवाल चेंज क्यों करा था। तो हम लिखेंगे, शी changed the question finding the children serious and quiet, क्योंकि उसने अपना सवाल इसलिए बदल दिया था क्योंकि उसने बच्चों को बहुत ही गंभीर और शांत बैठे हुए देखा था। She became sure that the children had something to do with the chappals. उसको लग रहा था कि जरूर बच्चों ने ही उस चप्पल के संग कुछ ना कुछ किया है, इसीलिए उसने अपना सवाल चेंज कर दिया था, क्योंकि वो बच्चों के ही मुंह से जानना चाह रही थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड? अब रुकुमणि को क्या लग रहा था कि चप्पलों के संग क्या हुआ है? उसको लग रहा था कि शायद बच्चों ने जरूर कोई शरारत करी है और उन चप्पलों को कहीं छुपा दिया है। तो शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, On getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो म्यूजिक टीचर थे वो गोपू मामा की चप्पल मिलने पर ये दिखाना चाह रहे थे कि वो खुश नहीं है ना। लेकिन ऐसा क्यों था, वो ऐसा क्यों दिखाना चाह रहे थे? तो हम लिखेंगे, म्यूजिक टीचर्स चप्पल्स वर ओल्ड, जो म्यूजिक टीचर की चप्पल थी वो पुरानी हो गई थी। बट ही लाइड, लेकिन उन्होंने झूठ कहा था, टू लल्ली, उन्होंने लल्ली से झूठ कहा था, सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू,
कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, वो बिल्कुल नई चप्पल है। गोपू मामा हैड हार्डली यूज्ड हिज न्यू चप्पल। अब जो गोपू मामा थे, उन्होंने अपनी चप्पल बहुत ही हार्डली, मतलब बहुत ही कम यूज करी थी, बहुत कम पहनी थी वो चप्पल, तो इसलिए वो बिल्कुल एकदम नई थी, न्यू चप्पल थी। द म्यूजिक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग देम। जो म्यूजिक टीचर थे वो उन चप्पलों को ले पाकर बहुत खुश हो गए थे, बट वॉज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग्स, लेकिन वो अपनी खुशी को छुपा रहे थे। ही ट्राइड टू शो दैट ही वॉज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड विद हिज लॉस। अब वो ये जताना चाह रहे थे कि वो अपनी चप्पल को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हैं, और ये शो करना चाह रहे थे कि वो बच्चों से भी बहुत ज्यादा अपसेट हैं। Next question is, on getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? अब जो भिखारी था, जब उसे चप्पल वो गिफ्ट में मिली, तो वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया, वो इतनी जल्दी में वहां से क्यों चला गया, हमें ये बताना है। क्योंकि द beggar was in hurry to leave after getting the chappals, because जब उसे वो चप्पलें मिली तो वो वहां से इतनी जल्दी में इसलिए चला गया क्योंकि he knew that the children have got them for him without seeking the permission of the elders. उसे पता था कि बच्चों ने ये चप्पलें अपने घर के बड़ों से बिना पूछे उसे दी हैं। इस वजह से उसको डर था कि कहीं किसी को पता चल गया और कोई वहां पर आ गया तो वो चप्पलें भी उसके हाथ से चली जाएंगी और वो वापस ले लेगा उनसे। He feared they might be taken back from him, so he left in a hurry. इसीलिए वो जल्दी में वहां से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है, walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? अब मृदु और मीना के साथ जब रुकुमणि रसोई की तरफ जा रही थी तो उसे हंसी क्यों आ गई, उसकी हंसी का कारण क्या था? तो हम लिखेंगे, रुकुमणि वॉज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल्स, क्योंकि उसे एकदम से ख्याल आया गोपू मामा का कि वो बिना चप्पलों के कैसे रहेंगे। ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग आउट हिज शूज इमीडिएटली आफ्टर कमिंग होम, मतलब क्योंकि उनको आदत है, ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग, उनको आदत है अपनी चप्पलें पहनने की। जब वो ऑफिस से आते हैं तो वो इमिडिएटली अपने शूज उतारते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, ऑन पुटिंग ऑन दोज चप्पल्स, वो उन्हीं चप्पलों को सबसे पहले पहनते थे। शी लाफ्ड वंडरिंग व्हाट एक्सक्यूज व्हाट शी गिव टू, मतलब उसको ये सोचकर हंसी आई कि वो उनको आखिर क्या जवाब देगी, एंड वॉट वुड बी हिज रिएक्शन, और उनका जब वो उन्हें बताएगी, जो एक्सक्यूज उन्हें देगी कि मास्टर को, म्यूजिक मास्टर को उसने वो चप्पल दे दी है, तो ये सुनने के बाद जो गोपू मामा है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, नाउ वर्किंग विद लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम सबसे पहले ये सेंटेंस रीड करेंगे। इफ शी नोज वी हैव अ कैट, अगर उन्हें पता चला हमारे पास बिल्ली है, पाती विल लीव द हाउस, तो पाती घर छोड़ के चली जाएंगी। इफ शी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ शी नोज, वो ज्यादा नाराज नहीं होंगी अगर उन्हें पता चलेगा अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, कि उस भिखारी के पैर में छाले पड़े थे। इफ द चप्पल्स डू फिट, अगर उन्हें चप्पल फिट आ जाती, विल यू रियली नॉट माइंड, तो क्या आप सच में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। नोटिस दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अब आपने इन सेंटेंस में देखा कि हर एक सेंटेंस में के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, है ना। अगर ऐसा होगा तो वैसा हो सकता है ना, अगर और तो में। द फर्स्ट पार्ट बिगिंस विद इफ। अब पहला जो पार्ट है वो किससे शुरू है, इफ से, जिसे क्या कहते हैं, इफ क्लॉज, राइट। अब यहाँ पे आपको बोला है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इज गिवन एज अ सिंगल सेंटेंस, यूज इफ एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब आपको इन सेंटेंस के दो पार्ट को एक ही सेंटेंस में करके लिखना है।
तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, वॉक फास्ट, तेज चलो, यू विल कैच द बस, तुम बस पकड़ लोगे, है ना। तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ये दो पार्ट हो गए, पहला ये और दूसरा ये। अगर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, अगर तुम तेज चलोगे तो तुम बस पकड़ लोगे। तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम वैसा कर पाओगे, है ना, इस तरीके से। ऐसे ही सेकंड है, डोंट स्पिट ऑन द रोड, डोंट स्पिट ऑन द रोड, रोड पर मत स्पिट करो, यू विल बी फाइन, तुम्हें फाइन लगेगा। तो ये पूरा एक सेंटेंस बन के कैसे बना, इफ यू स्पिट ऑन द रोड, अगर तुम रोड पर स्पिट करोगे, थूकोगे, यू विल बी फाइन, तो तुम्हें फाइन लगेगा, है ना। इसी तरीके से हमें नीचे के जो ये सेंटेंस है इन्हें रीराइट करना है। अब जैसे पहला है, डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, अपने आप को मत थकाओ अभी, तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे। तो हम इसका कैसे करेंगे, इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ, इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ, डोंट हम हटा देंगे, ठीक है। इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ, अगर तुम अभी अपने आप को थकाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, तो तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे। ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोमा। सेकंड है, स्टडी रेगुलरली, रोज स्टडी करो, यू विल बी डू, यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम में अच्छा करोगे। तो हम इसे कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे, इफ यू स्टडी रेगुलरली, ठीक है, इफ यू स्टडी रेगुलरली, अगर तुम रोज पढ़ोगे, यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम में अच्छा करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्क हार्ड, ठीक है, मेहनत करो, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, तो तुम एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। तो हम इसे कैसे करेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बी पोलाइट टू पीपल, अब बी पोलाइट टू पीपल, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, अगर तुम पोलाइट रहोगे लोगों के संग तो वो तुम्हारे संग पोलाइट रहेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, इफ यू आर पोलाइट टू पीपल, इफ यू आर पोलाइट टू पीपल, अगर तुम लोगों के साथ पोलाइट रहोगे, दे विल बी पोलाइट टू यू, दे विल बी पोलाइट टू यू, ठीक है। तो अगर तुम लोगों के संग पोलाइट रहोगे तो वो तुम्हारे साथ भी पोलाइट रहेंगे। नेक्स्ट, डोंट टीज द डॉग, कुत्ते को मत छेड़ो, इट विल बाइट यू, वो तुम्हें काट लेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ यू टीज द डॉग, इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू, अगर तुम कुत्ते को छेड़ोगे तो वो तुम्हें काट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब बच्चों यहाँ पे जैसे आपने पहले ही वाली एक्सरसाइज में करा था, है ना, टू सेंटेंसेस को रीराइट करा था, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक पैराग्राफ में आपको समझाने के लिए दिया गया है। टुडे इज संडे, आज संडे है। आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं घर पर ही रुकूं या फिर बाहर जाऊं। इफ आई डैश, ब्रैकेट में क्या है, गो आउट, वो बोल रहा है कि अगर मैं जाता हूं, तो जाने को क्या लिखेंगे, गो, है ना। इफ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ, आई डैश, ब्रैकेट में क्या है, मिस द लवली संडे लंच एट होम, तो मैं क्या कर दूंगा, संडे का खाना मिस कर दूंगा, है ना, कर दूंगा। अभी ये प्रेजेंट में होने वाली बात नहीं है, है ना, वो
मतलब आगे की बात सोच के कह रहा है कि अगर ऐसा मैं अगर ये बाहर जाता हूं तो ऐसा होगा। इट मीन्स आई विल मिस। तो ये क्या बना, इफ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ, आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। ठीक है, इफ आई डैश स्टे, वो कहता है और अगर मैं रुकता हूँ, रुकना, इट मीन स्टे, ऐसे ही आएगा है ना। इफ आई स्टे फॉर लंच, अगर मैं लंच के लिए रुकता हूँ, आई डैश मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर, अगर मैं रुकता हूँ तो संडे की फिल्म मिस कर दूंगा, है ना, कर दूंगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। ठीक है, आई थिंक आई विल गो आउट, फिर वो सोचता है कि चलो मैं बाहर ही चला जाता हूँ, चला जाऊँ, एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर ये सेंटेंस दिए गए हैं, इन फिलअप्स को फिल करना है। जैसे और आप उनको कैसे फिल करोगे, इन 3 सेंटेंसेस के थ्रू। जैसे इफ यू वांट टू, अगर तुम चाहते हो, इफ यू डोंट वांट टू, अगर तुम नहीं चाहते हो, इफ यू वांट हिम टू। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है डोंट गो टू द थिएटर, मतलब क्या हुआ कि अगर तुम नहीं जा, डोंट गो टू द थिएटर, थिएटर मत जाओ अगर तुम नहीं जाना चाहते हो। तो हम क्या लिखेंगे, इफ यू डोंट वांट टू, अग नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, इफ यू डोंट वांट टू। ठीक है, ही विल पोस्ट योर लेटर, वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा अगर तुम चाहते हो कि वो कर दे, है ना, अगर तुम चाहते हो कि वो कर दे तो वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा। तो इट मीन्स हम क्या लगाएंगे, इफ यू वांट हिम टू, इफ यू वांट हिम टू। नेक्स्ट है प्लीज यूज माई पेन, कृपा करके मेरा पेन इस्तेमाल कर लो अगर तुम चाहते हो, इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू। ठीक है, नेक्स्ट है ही विल लेंड यू हिज अम्ब्रेला, वो तुम्हें अपना अम्ब्रेला दे देगा अगर तुम चाहते हो कि वो दे दे। तो हम क्या लिखेंगे, इफ यू वांट हिम टू। नेक्स्ट माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर, मेरा जो पड़ोसी है रमेश, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा अगर तुम चाहते हो कि वो ले जाए, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेम, इफ यू वांट हिम टू। नेक्स्ट डोंट ईट इट, इसे मत खाओ अगर तुम नहीं खाना चाहते हो, तो इफ यू डोंट वांट टू। Now here we will do some extra questions of this chapter बच्चों। Okay, now the first one is who was तापी, तापी कौन थी, तापी ग्रैंड मदर थी किसकी, मृदु की, ग्रैंड मदर ऑफ मृदु। नेक्स्ट है हु वॉज थाता, ग्रैंडफादर ऑफ मृदु, वो दादा थे मृदु के, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में दादा को क्या बोलते हैं, थाता। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ मृदुज आंट, मृदु की जो आंट थी उनका नाम क्या था, रुक्कुमणि। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द किटन डूइंग, जो बिल्ली का बच्चा था वो क्या कर रहा था, द किटन वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रहा था, राइट। नाउ
नेक्स्ट इज हु इज मृदु एंड विद whom मृदु went to रुकुमणि's place. अब यहाँ पे पूछा है कि रुकुमणि सॉरी जो मृदु थी वो कौन थी और वो रुकुमणि के घर कैसे गई थी. ठीक है, तो हम लिखेंगे मृदु इज अ यंग गर्ल. एक यंग गर्ल थी. मृदु वेंट टू रुकुमणि's प्लेस अलोंग विद हर तापी. वो अपनी रुकुमणि के घर गई थी अपनी दादी के संग. राइट. नेक्स्ट इज व्हाई वाज रवि ड्रैगिंग मृदु टुवर्ड्स द बैकयार्ड. अब रवि मृदु को घर के पीछे क्यों ले जा रहा था खींच करके. तो हम क्या लिखेंगे. रवि वॉज ड्रैगिंग मृदु टू द बैकयार्ड टू शो हर न्यूली फाउंड कैट. जो उनको नई कैट मिली थी, जो नई बिल्ली मिली थी उन्हें, वो उसे दिखाने के लिए घर के पीछे खींचकर ले जा रहा था. राइट. नेक्स्ट है द बैगर वॉज लीनिंग अगेंस्ट वॉट इन रविज गार्डन. रवि के बगीचे में, मतलब घर के वहां पर जो आंगन था वहां पे ऐसा कौन सी जगह पर जो भिखारी था वो टेक लगा के बैठ गया था. क्यों. वो नीम के पेड़ के साथ है ना. द बैगर वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ द नीम ट्री इन रवि's गार्डन. राइट. नेक्स्ट इज मृदु had noticed in front of Meena's house a pair of chappals. Whom did they belong to? मृदु जब घर के अंदर आई थी तो उसने मीना के घर के बाहर क्या नोटिस किया था कि वो मतलब वो किसकी चप्पल नोटिस करी थी वो, और वो किसकी थी. तो हम क्या लिखेंगे. द पेयर ऑफ चप्पल्स दैट मृदु हैड सीन. जो अ, चप्पल मृदु ने देखी थी रवि के घर के बाहर इन फ्रंट ऑफ रवि's हाउस बिलोंग टू द म्यूजिक टीचर. वो किसकी थी. म्यूजिक टीचर की थी. नेक्स्ट है विद whom डिड द म्यूजिक टीचर कंपेयर रवि विद. जो म्यूजिक मास्टर थे, जो म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने रवि को किससे कंपेयर किया था. उन्होंने रवि को हनुमान जी से कंपेयर किया था. राइट. द म्यूजिक टीचर कंपेयर्ड रवि विद द लॉर्ड हनुमान एंड कॉल्ड हिम हनुमान इनकारनेट. उन्होंने जो म्यूजिक टीचर थे उन्होंने रवि को भगवान हनुमान भगवान हनुमान से कंपेयर किया था, है ना. कहा था कि वो बिल्कुल उनके जैसा है क्योंकि वो शरारती है, नॉटी है, तो इसीलिए उनको हनुमान इनकारनेट कह दिया था. हनुमान का एक रूप है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू विद दैट पेयर ऑफ ओल्ड ग्रे चप्पल्स. अब वो पुरानी सी ग्रे कलर की जो चप्पल थी, बच्चों ने उसके साथ क्या किया था. उन्होंने वो चप्पल भिखारी को दे दी थी. दे गेव दोज चप्पल्स टू द बेगर. राइट. नेक्स्ट है व्हाट वाज द म्यूजिक मास्टर सर्चिंग फॉर. जो म्यूजिक मास्टर थे वो क्या सर्च कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे. वो अपनी खुद की चप्पल ढूंढ रहे थे. ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज ओन चप्पल्स. नेक्स्ट है whose example was set by Ravi as a kind and generous. अब रवि ने किसका एग्जाम्पल सेट करा था. एक दानवीर और दयालु का. उसने कर्ण का एग्जाम्पल सेट करा था. राइट. रवि सेट एग्जाम्पल ऑफ कर्ण who was very kind and generous. फिर नेक्स्ट है whose चप्पल्स वर गिवन टू द म्यूजिक मास्टर. म्यूजिक मास्टर को किसकी चप्पल दी गई थी. गोपू मामा की. नेक्स्ट What was the name given by Ravi to the kitten? अब रवि ने उस बिल्ली के बच्चे को क्या नाम दिया था. रवि named him as महेंद्रन. उसने नाम दिया था उसको महेंद्रन. Further he added that उसके बाद उसने क्या ऐड करा कि इसका पूरा नाम was महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाय. उसने बाद में ये ऐड करा था कहते हुए कि लेकिन इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाय है. राइट. और इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं. इन शॉर्ट एमपी पुनाय. नेक्स्ट इज वेयर वॉज क्रीच साउंड कमिंग फ्रॉम. अब यहाँ पे पूछा है कि जो क्रीच साउंड आ रहा था, जो अजीब सा एक आवाज आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी. वो खिड़की से आ रही थी, है ना. द वियर्ड क्रीच साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो. इट वॉज लल्ली लर्निंग टू प्ले अ वायलिन. और
ये क्या, किस चीज की आवाज थी? ये लल्ली जो थी वायलिन बजाना सीख रही थी, है ना। शी वॉज नॉट डूइंग गुड, और वो सही से नहीं कर रही थी, मतलब उसे सही से करना नहीं आ रहा था, ये उसी का ही साउंड था। बट द म्यूजिक मास्टर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू ट्रेन हर, लेकिन जो म्यूजिक मास्टर थे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उसको अच्छे से सिखा पाए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज कर्ण। बच्चों ये कर्ण है, कर्ण फेमस फॉर। जो कर्ण थे वो किस चीज के लिए फेमस थे, आपने इस स्टोरी में पढ़ा। कर्ण का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था रवि ने, है ना, कि तो इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि कर्ण किस चीज के लिए फेमस थे। आपने महाभारत सुनी होगी, है ना, महाभारत टीवी में देखी होगी, कर्ण के बारे में सुना होगा। जो उसमें कैरेक्टर है कर्ण का, उन्होंने अपने मतलब कर्ण ने महाभारत में अपने जो आभूषण थे, है ना, अपनी जो एक्सेसरीज जो वो पहनते थे, वो सब क्या कर दिए थे, दान में दे दिए थे। राइट। तो यहाँ तक कि उसमें उनके सोने के क्या थे, इयररिंग्स, है ना, उनके कान के कुंडल, उन्होंने वो तक उन्हें दान में दे दिए थे, तो वो इसी चीज के लिए फेमस थे। तो आप यहाँ लिखोगे कर्ण फ्रॉम महाभारत यूज टू गिव अवे एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ दे दिया था। ही हैड विच इवन इंक्लूडेड हिज गोल्ड इयररिंग्स, सब कुछ दे दिया था जिसमें कि उनके सोने के कुंडल भी शामिल थे। ठीक है, और वो इसी चीज के लिए फेमस थे। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.